बेटी पुणे रेलवे स्टेशन पर गई, 48 घंटे में उसको 12 दरिंदे मिले। जो तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है ना, वो मुझे पता है वो कहाँ पर है, वो आपको सरप्राइज देना चाहता है। अब उस लड़की ने उसका पानी पिया और उसके साथ वो ऑटो तक चली जाती, लेकिन वो जानती नहीं थी कि इस पानी के अंदर कुछ मिला हुआ है। तो ऑटो वाले के जो अपने दोस्त होते हैं, 2, 3, 4 जो भी थे, वो सब उसके साथ वो गलत काम करते हैं। स्टोरी जब आ जाती है तो लगता है कि कहानी है और कहीं ये मन गढ़ंत तो नहीं है। क्या कैसे माने हम रियल हैं? कोई भी मर्द यानी कि आदमी आता था तो वो लड़की एकदम डर जाया करती थी। तभी उन्होंने समझ लिया कि इस लड़की के साथ बहुत ही गलत हुआ है। जब रेप हो रहा हो तो उसको एंजॉय करो, ये एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ है। आपने वो रील देखी है जिसमें दलाई लामा भी उनका भी नाम आया है? वो रील वायरल हो रखी है जिसमें वो बच्चे को गलत इंटेंशन से हाथ लगा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं उस्मान सैफी सफर, इंडिया के लीडिंग क्राइम स्टोरी टेलर, जिनकी कहानियां सिर्फ केसेस नहीं बल्कि पूरा इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस कराती हैं। आपने इनका नाम शायद शबनम सलीम केस के दौरान भी सुना होगा। वही केस जहां शबनम ने 7 लोगों की हत्या की थी और जेल में एक बच्चा पैदा किया था और उस बच्चे को उस्मान जी ने अडॉप्ट किया था। उनका कहना है हर जुर्म के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक वजह। ये कॉन्वर्सेशन डिस्टर्बिंग तो हो सकती है लेकिन सोच को समझने के लिए ज़रूरी भी है। बुरारी का केस याद है आपको, जिसमें 11 लोग हैंग हो गए थे? जब सब मर चुके हैं ना, तब उस 11वें सदस्य को जब ये एहसास हो जाता है। क्रिमिनल साइकोलॉजी होती क्या है बेसिकली? हत्या करने के बाद फिर उस लड़की के साथ वो रेप करता है। क्राइम स्टोरी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ही क्यों? जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मुझे बहुत कुछ है मेरे दिमाग में और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। पर जैसे मैं आपसे कह रही थी कि जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी, तैयारियां कर रही थी क्वेश्चंस के लिए, तो एक चीज जो मुझे बार बार लग रही थी और मुझे खुद सोचने पे उसने मजबूर भी किया कि स्टोरी टेलिंग, ये जो आता है क्राइम स्टोरी टेलिंग, जैसे आपने अपने यूट्यूब चैनल पे भी लिखा हुआ है, और तो जब स्टोरी वर्ड आ जाता है तो हमारे दिमाग में एक आ जाता है कि ये कहानी है, या तो आप ये कहेंगे कि एक्सपीरियंस या आप फैक्ट्स या आप ट्रूथ, कुछ अलग वर्ड्स यूज करेंगे। बट स्टोरी जब आ जाती है तो लगता है कि कहानी है और कहीं ये मन गढ़ंत तो नहीं है। क्या कैसे माने हम रियल हैं? कैसे माने कि ये जो दिखाए जा रहे हैं ये सच में फैक्ट्स हैं? तो आपने स्टोरी वर्ड की जगह आपने कभी, आपको ये नहीं आया कि जब मैं बता रहा हूँ तो लोग इसको कैसे लेंगे, कैसे समझेंगे? ये आपने पहला ही सवाल और बहुत ही शानदार किया है। मैं जब कोई भी कहानी मतलब घटना के बारे में बताता हूँ तो उसमें लोग ये अक्सर शिकायत करते हैं कि ये तो घटना सच्ची है, आप इससे कहानी क्यों बता रहे हैं? जी। तो अब क्योंकि ये मेरे भी आज तक समझ में नहीं आया कि इसमें मुझे सच्ची घटना बोलना चाहिए, कहानी बोलनी चाहिए। फिर थंबनेल पे आपको मिलेगा कहानी लिखा हुआ, लेकिन अंदर जब मैं बोलता हूँ कि आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये फला जगह की है, तो मैं अंदर उससे सच्ची घटना ही बोलता हूँ। एक आपकी अगर सबसे, जब मैं आपके देख रही थी, सबसे 24 मिलियन जो गई हुई है आपकी घटना, जो आपने शेयर की है लोगों से। एक बेटी पुणे रेलवे स्टेशन पर गई और उसके साथ 48 घंटे 12 दरिंदे, 48 घंटे में उसको 12 दरिंदे मिले। ये क्या कहानी थी? क्योंकि ऑब्वियसली 24 मिलियन छोटा नंबर नहीं है, इतने लोगों ने सुन ली है, बट फिर भी मैं चाहूंगी कि इस पर एक बार बात की जाए। क्या थी ये कहानी, क्या हुआ था? एक्चुअली होता गया कि मैं कोई कहानी अगर सर्च करता हूँ, ढूंढता हूँ, तो उसे ढूंढने में बड़ा मुश्किल टाइम लगता है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, बहुत सारे जो वेब पोर्टल हैं जिसका सब्सक्रिप्शन मिलता है आपको, तो उसका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और मुझे घंटों लग जाते हैं तलाश करने के लिए कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। मेरे एक भाई अमेरिका में हैं तो उन्होंने मुझे एक मेल किया कि तुम्हें इस कहानी पे जाना चाहिए, इस पे करना चाहिए। मैंने उस दिन तो कुछ नहीं देखा, लेकिन नेक्स्ट डे मैंने सोचा हो सकता है कि इसमें कुछ हो। तो ये कहानी पुणे की थी
और हमारे चैनल उस्मान सैफ़ी सफ़र पर सबसे ज़्यादा बार वो कहानी देखी गई है। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ ने भी जब स्कूल में पढ़ाने जाती है तो उसने भी वो लिंक भेजा होता है एनडीटीवी का कि आप इस पे काम करिए, कहानी कुछ अलग लग रही है। तो ये कहानी पुणे की है। एक लड़की जो एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की होती है, उम्र उसकी या तो 16 साल है या 17 साल के आसपास रही होगी। तो उसने अपने प्रेमी या बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए बात कही, तो उसने कहा कि ठीक है, हम लोग अब यहाँ से दूर कहीं चलते हैं। तो जब दूर चलने वाली बात थी तो मिलने की बात आई थी पुणे रेलवे स्टेशन पर। तो जब वो लड़की अपने घर से निकलती है तो एक ऑटो पकड़ती है रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए। तो जो ये ऑटो वाला है, ऑटो का ड्राइवर, वो लगातार उस लड़की को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है शीशे में, क्योंकि साइड मिरर जो होते हैं उसमें बीच वाला जो मिरर होता है उसके अंदर से वो देख रहा है। तो लड़की शुरुआत में तो बड़ा एक्साइटेड थी मिलने के लिए, क्योंकि आज मुलाकात होने वाली है और अपना घर से हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है, एक नई ज़िंदगी में वो जाने वाली है। तो ऐसे वो जब जो भी 10, 15, 20 मिनट का सफ़र रहा होगा, तो इस बीच में उस ऑटो वाले ने उस लड़की को पूरी तरह से रीड कर लिया था, पढ़ लिया था कि कुछ तो बात है। बीच बीच में शायद वो फ़ोन भी कर रही होगी। जब फ़ोन कर रही है तो फ़ोन करते हुए भी उसने मैं वहाँ पहुँचने वाली हूँ या तुम कहाँ हो, इस तरह की बातें, तो उसने ऑटो वाले ने बातें भी सुनी थी। इसी बीच में लड़की रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है और रेलवे स्टेशन जब जाती है तो जब जा रही है तो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन करीब करीब आधे घंटे बाद या कुछ देर के बाद वो लड़की बाहर आने के बाद रेलवे स्टेशन के बाहर रो रही थी। अब उस रोती हुई उसी लड़की को उस ऑटो वाले ने देख लिया। जब उस ऑटो वाले ने देख लिया उसको, तो वो ऑटो वाला उसके पास जाता है, क्या हुआ मैडम? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, अब तुम्हारा कोई मतलब भी तो नहीं है यहाँ पर मेरे पास रुकने का। तब उस लड़की ने जब उसे मना कर दिया है तो कुछ देर के बाद, क्योंकि उससे बातें पूरी सुन रखी हैं, तो वो उसके पास पानी लेके जाता है और पानी लेके जाता है, उससे कहता है कि जो तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है ना, वो मुझे पता है वो कहाँ पर है, वो आपको सरप्राइज़ देना चाहता है। क्योंकि उस लड़की ने रेलवे स्टेशन पर हर जगह उस लड़के को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का वहाँ मिलता ही नहीं है। जब नहीं मिलता है तो परेशान होकर बाहर आती है, बाहर आके वो रोने लगती है। ऑटो वाला उसके पास जाता है, उससे पानी पिलाता है और पानी पिलाने के बाद एक ऐसा विश्वास उसके अंदर जमाता है कि हाँ ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं उसके पास लेके चलता हूँ। अब उस लड़की ने उसका पानी पिया और उसके साथ वो ऑटो तक चली जाती है, लेकिन वो जानती नहीं थी कि इस पानी के अंदर कुछ मिला हुआ है। बस वो ऑटो वाला उसे अपने साथ लेके जाता है और उसके साथ जब वो लड़की बेहोश हो जाती है तो उसके साथ वो गलत काम करता है। जब गलत काम कर रहा है तो उसको एक और जो शख्स है वो देख लेता है, और जब दूसरा देख लेता है तो फिर दूसरा भी उसके साथ वही गलत काम करता है। तो ऑटो वाले के जो अपने दोस्त होते हैं, 2, 3, 4 जो भी थे, वो सब उसके साथ वो गलत काम करते हैं और काफ़ी देर तक उसके साथ ऐसी, उसके बाद फिर लड़की को वहाँ से जाने देते हैं। लड़की चली जाती है वापस। वो एक शायद सफाई कर्मचारी भी उसमें उसके साथ रेप करते हैं। सफाई कर्मचारी रेप करने के बाद वो ऐसी लड़की चलती रहती है, लड़की चलती है, कोई भी उसे मिलता है उसके साथ वो वही गंदा काम करता है। अब ये पहुंच जाती है फिर से उसी रेलवे स्टेशन पर एक उम्मीद के साथ कि शायद वो अब आ जाएगा, अब मिल जाएगा। तो जब उसके साथ वहाँ जाती है तो वहाँ भी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसे मौका मिलता है तो फिर वहाँ उसके साथ वो गलत काम होता है। और जब गलत काम होता है तो वो लड़की बैठ जाती है ट्रेन के अंदर, और ट्रेन के अंदर बैठ जाती है। तो अब तक उसे लगभग वो जो भी घंटे बीते थे उसके साथ, वो लगातार जो मिल रहा था, जो उसकी मदद के लिए आता था, वही उसका गलत काम कर रहा है। क्योंकि कहानी काफ़ी पुरानी है, बहुत डिटेल में एकदम मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन वो लड़की जब ट्रेन में बैठ जाती है, ट्रेन में बैठने के बाद सीधे पहुँच जाती है चंडीगढ़। और जब चंडीगढ़ पहुँच जाती है तो अब तक उसके साथ कई लोग, लगभग 48 घंटे हो चुके हैं, कई लोग उसके साथ रेप कर चुके हैं। तो वो आदमियों को देख के, मतलब पुरुषों को देख के वो इतना डर जाती है, घबरा जाती है कि उसे लगता है कि अब जो भी देखेगा, जो भी इसके पास आएगा, वो सिर्फ उसके साथ गलत काम करने के लिए आएगा। तो वो रेलवे स्टेशन पर वहाँ रो रही है, जब एक बेंच पर बैठी रो रही, तो इसी बीच में एक पुलिस वाला है, पुलिस वाले की नज़र उस पर लड़की पड़ जाती है। और जब पुलिस वाला उसके पास पहुँचता है ना, तो वो लड़की उसे देख के भी बहुत बुरी तरह से डर जाती है, इतनी घबरा जाती है कि अब ये भी मेरे साथ कुछ ना कुछ करेगा। उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, बेटा मेरी बात तो सुनो, कहाँ से आई हो, क्या है, कई तरह के सवाल किए जाते हैं, लेकिन लड़की वो बोल नहीं पाती है और वो डरी हुई थी। इसी बीच में वो पुलिस वाला इतना अच्छा था, बढ़िया, कि सीधा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जाता है। वहाँ से जो कोई फ़ोन वगैरह करने के बाद तो वहाँ से टीम आती है, लेडीज़ आती हैं। तो लेडीज़ जब आती हैं तो उन्होंने, किसी लेडी ने आके, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की CWC की मेंबर थी, उन्होंने उस बेटी को बहुत ही प्यार से दुलारा, पुचकारा, उसको पानी पिलाया, उसको पास बैठी, उसको मतलब जो भी दिक्कत परेशानी थी उसको अपने बेटी की तरह उसके साथ पेश आई। इसी बीच में उस बेटी ने फिर अपने ऊपर जो परेशानी दिक्कतें हुई थी, जो भी इसके साथ हुआ है, तो वो बताया। वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुकी थी और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो उसे हॉस्पिटलाइज़ करना था। तब मुझे याद है कि उस कहानी में उस लड़की को हेलीकॉप्टर के माध्यम से वापस पुणे पहुँचाया गया था, चंडीगढ़ से, और उसके बाद फिर उसका वहाँ पर इलाज चला था। लेकिन जब भी उस हॉस्पिटल में, उस रूम के अंदर
कोई भी मर्द यानी कि आदमी आता था तो वो लड़की एकदम डर जाया करती थी। तभी उन्होंने समझ लिया कि इस लड़की के साथ बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही भयानक हुआ है। और बाद में शायद वक्त के साथ उस घाव को भरने की कोशिश की गई होगी, लेकिन शायद वो घाव कभी भर पाएगा उसकी ज़िंदगी में। ऐसे जब केसेस आप ऐसी घटनाएं जब देखते हैं, क्या लगता है आपको कि किसकी गलती ज्यादा होती है, किसकी गलती सबसे बड़ी होती है? अब ये जब आपने जो घटना सुनाई, एक लड़की निकली, अब एक ये भी है कि उसने फोन पे बात की है, ऑब्वियसली वो ऑटो वाला सुन रहा है, वो भी उसने सारा ले लिया है, तो वहां पे क्या कोई भी लड़की है उसको सावधान होना चाहिए कि जब हम कैब में ट्रैवल कर रहे हैं, ऑटो में या जैसे भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपनी शेयर्स नहीं, डिटेल जो भी डिटेल्स हैं वो शेयर नहीं करनी है। अब इसमें लड़की की गलती है या ऑटो वाले का माइंडसेट? ऑब्वियसली उसका तो है ही गलत, उसने तो पूरा फायदा उठाया ही है, नो डाउट। तो क्या इसमें कहाँ आप देखते हैं? क्योंकि जब हम ऐसी घटनाएं होती हैं समाज में, तो अभी एक अगर आपने सुना हो, एक बहुत वायरल, अभी मैं नाम नहीं लूंगी, कि जब रेप हो रहा हो तो उसको एंजॉय कर लो, ये एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ है। बहुत नामी इंसान ने कहा है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, कि जब रेप हो रहा है तो एंजॉय कर लो। अब जब ऐसी घटना हुई है, उस लड़की की पूरी जिंदगी खराब हो गई है, तो इस घटना से एक तो मुझे आप ये बताइए कि कहाँ, आपको क्या लगता है किसकी गलती थी? लड़की की थी या ऑटो वाले की थी, या कैसे, कहाँ मिस्टेक हुई है? दूसरी चीज, ऐसे लोग, ऐसे स्टेटमेंट जब आते हैं तो उनके लिए क्या, आपको क्या समझ आया है आज तक? बिकॉज ऐसी ही घटनाएं आपने तो बहुत रिसर्च किया, बहुत इन्वेस्टिगेट किए हैं। अगर हम इस घटना के बारे में बात करें, वो लड़की जब अपने घर से निकलती है, ऑटो पकड़ती है, ऑटो में पकड़ने के बाद अभी वो खुशी के माहौल में है, उसे पता है कि उसका जो प्रेमी है उसे मिलने वाला है। वो नहीं जानती है कि आगे वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो ऑटो वाला है उसका दिमाग, उसका माइंडसेट पहले से सेट है कि हाँ ठीक है, अभी आपने जो कहा है ना कि एंजॉय करने वाली बात, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहा होगा उसके। ठीक है, वो उसका वो वाला हस्बैंड मतलब प्रेमी नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ या मेरे दोस्त हैं या और हैं, इसलिए तो शायद संख्या 12-13 हो जाती है। लड़की को उस लड़के पर विश्वास था, और हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ बात आई हो कि मैं उस लड़की को लेके जाऊंगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, इसके घर वाले से ढूंढेंगे, तो वो लड़का उस वक्त मौके पर नहीं पहुंच पाया हो। क्या सिचुएशन रही होगी उसके साथ? यहाँ जो मेनली गलती रही है वो ऑटो वाले की रही है, और ऑटो वाले की वजह से ही वो जो टीम बनती चली गई, बिगड़ती चली गई है। क्योंकि उस लड़की को देख रहे हैं, अभी लापता लेडीज़ एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा कि लड़की ट्रेन से बदल जाती है, बदलने के बाद उस फिल्म में ये अच्छी बात दिखाई गई कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होता है। नहीं हुआ, लेकिन क्या गलत हो नहीं सकता था उसके साथ? कोई भी कुछ भी गलत कर सकता था। लेकिन यहाँ हमें लड़की को खासकर देखना चाहिए कि हम लोग किससे दोस्ती कर रहे हैं, वो कैसा है कैसा नहीं है, उसके हर बात पर मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम इतना विश्वास करें कि जिसने हमें 12-13 साल, 15 साल या 18 साल पाला है, उस पर तो हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, और जिससे हमारी अभी थोड़ी सी दोस्ती हुई है उस पर हम इतना विश्वास कर लिया कि हम सीधा सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके लिए चले गए। तो खासकर यहाँ लड़की को भी थोड़ा अपनी जिम्मेदारी सोचनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि हाँ मैं क्या कदम उठा रही हूँ। और लड़की घर से बाहर निकल जाती है, आप खुद लड़की हैं, तो आप जब घर से बाहर निकलते होंगे कितने लोग आपको देखते होंगे, कितने लोग आप पे कमेंट करते होंगे, कितने लोग आपको वैसे आंखों से देखते होंगे, तो आप कितना सफ़र करते होंगे, ये खुद ही आप महसूस कर सकते हैं। तो सबसे प्राथमिक जो है लड़की को ही अपना थोड़ा देखना है सेफ्टी, क्योंकि उसे पता है कि बाहर घर से निकलने के बाद फिर भेड़ियों की कोई कमी नहीं है। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे, कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए, क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आपने ये प्रोफेशन चूज किया, स्टोरी टेलिंग की तरफ आपको पुश किया गया?
मैंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के बाद मैं हिंदी मीडियम से रहा हूँ। जी जी। इंग्लिश मुझे हमेशा डराती रही है, तो हिंदी मीडियम में रहा हूँ, तो इसलिए मैंने प्रिंट मीडिया में काम किया है, अलग अलग अखबारों में, चाहे वो अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो। करीब करीब 13 साल के आसपास काम किया था। लॉकडाउन सभी की ज़िंदगी में आया, मेरी ज़िंदगी में भी आया, तो मैं उस वक्त नौकरी नहीं कर रहा था, कोई जॉब पर नहीं था, और एक ऐसा इंसिडेंट था मेरी ज़िंदगी का कि मुझ पर एक कहानी, यानी कहानी की मतलब मुझे उसके बारे में बताना था। वो बड़े बड़े चैनल, चाहे वो जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो घर पे आ रही थी, वो रिकॉर्ड कर रहे थे, अपना मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, उस कहानी के बारे में, घटना के बारे में पूरी जानकारी ले रहे थे कि आखिरकार तुम उस कहानी से, इस घटना से कैसे जुड़े। तो जब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद मैंने मुझे उनकी सबसे ख़ास बात, सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि उनके पास कोई अपना कागज़ पेन नहीं था, उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था जिससे वो पता कर सके कि हाँ, इसके बारे में जानूं। तो 34 मिनट को सेकंड का वो इंटरव्यू था, और उन्होंने उस इंटरव्यू को बिना किसी कागज़ की, बिना किसी हेल्प के वो इंटरव्यू किया, और इतना शानदार इंटरव्यू उन्होंने किया कि मैं उनसे बस ये पूछ बैठा, सर आपको मेरे बारे में इतनी सारी जानकारी कहाँ से हुई? तो बोले, मैं जब घर से चला था, यानी कि मैं अपने ऑफिस से चला था, तब मैं तुम्हारे बारे में ही पढ़ रहा था, तुम्हारे बारे में ही जानकारी जुटा रहा था, अपने सोर्सेज से तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। तो मैंने कहा, सर ये कैसे कर लेते हो? तो बस मैंने जब उनसे ये बात पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि आप ये सब आसान है, कर सकते हो अगर तुम लगातार मेहनत करोगे। तो आज भी जब सुबह मैं अपनी एक 2021 की कहानी देख रहा था, तो मेरे पास कोई कागज़ नहीं होता है, और मैं सारे अधिकारियों के, सारे कैरेक्टर के नाम, उस मोहल्ले का नाम, गांव का नाम, हर चीज़ में बता रहा हूँ। तो मैं खुद सोच में था, यार मैं ये सब कर रहा था। तो बस वही है कि हम अगर किसी काम को पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से करें तो उसमें डूब जाते हैं। तब उन्होंने कहा था कि तुम भी ये कहानी शुरू कर सकते हो, तुम भी सुना सकते हो। मैंने, सर कैसे होगा? तो 15 मिनट की मेरी क्लास थी, बाकी 12-13 साल का मेरा प्रिंट मीडिया का एक्सपीरियंस था, और उन्होंने मुझे एक ऐसी राह दिखाई। नाम उनका शम्स ताहिर खान। क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया में उन्हें शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। उन्होंने ऐसी राह दिखाई, मार्ग दिखाया, तो मैं उससे चल निकला, और लगभग हम 1600 से ज़्यादा कहानियाँ आप सुना चुके हैं। क्राइम स्टोरी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ही क्यों? उसमें असल में झूठ नहीं बोला जाता, जो होता है वही बताया जाएगा। पर क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि इससे जिस परिवार की वो घटना है, उनको तकलीफ होगी दोबारा वो सुनकर, हर बार वो सुनकर? हाँ, ये ऐसा होता है। एक बिहार के अररिया की ऐसी कहानी थी। एक प्राइमरी स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उन पर ही एक लड़की के साथ गलत, मतलब रेप का आरोप लग जाता है, और उनका फिर एक लंबा चौड़ा मेल आता है। उन्होंने कहा कि मुझे झूठा फंसाया गया था, मुझे परेशान किया गया था। मैं देख चुका था उसे, लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके थे। तो मैंने उनसे सॉरी बोला। मैंने कहा, जो मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा, जो एक FIR लिखी हुई थी, जो एक लड़की ने शिकायत की है, हम लोग तो वही दे रहे हैं, हमने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं दिया है। तो उन्होंने बस हमसे कहा था कि अगर हो सके तो आप इसे हटा दीजिए। ठीक है, मैं कहा देखते हैं उसको। फिर मैंने बाद में हटा दिया था। तो कई बार हमारी कहानियों से लोगों को सीख मिल जाती है, कई बार हमारी कहानियों से लोगों का दिल भी दुख जाता है। तो लास्ट में मैं इसलिए तो कहता हूँ कि इस कहानी को, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। क्या कभी कोई ऐसी घटना हुई है जिसको आप सोच में पड़ गए हो कि मैं इसको दुनिया के सामने लाऊं कि नहीं लाऊं? जब मैं किसी भी घटना के बारे में रिसर्च कर रहा होता हूँ, तो रिसर्च करते हुए पे उसमें ये पता चल जाता है कि ये घटना सही है या गलत है। जो रिपोर्टर ने लिखा हुआ है, चाहे वो इंग्लिश अखबार के रिपोर्टर हों या फिर हिंदी मीडियम के रिपोर्टर हों, तो उससे ही पता चल जाता है कि इसमें बात में कितनी सच्चाई है। अब हमारी जो टीम के मेंबर हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, बहुत अच्छी कहानी है, आप इसको ज़रूर सुनाइए। तो हम लोगों में कई बार मैं उससे बिल्कुल इग्नोर कर देता हूँ, मेरा दिमाग नहीं जाता उस पर। जब वो 4-6 दिन बीत जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो कहते हैं आप तो बिल्कुल सही कह रहे थे। तो मैं इसलिए भी छोड़ देता हूँ। और कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा अंदर तक झकझोर देती हैं, परेशान कर देते हैं। वो कैमरे के बाद फिर लगता है कि यार ये क्यों सुनाई थी मैंने, ये नहीं सुनानी चाहिए थी। इस तरह की भी कुछ कहानियाँ होती हैं। अगर मैं अभी इस पे एक मूवी बनी थी, तलवार वाला केस, आपको पता होगा? केस पता है, लेकिन मैं उस पर काम नहीं किया है। कितना पता है, और क्या वो कहानी सच्ची है? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर मानिए कोई, आप जैसे आपने कहा कि मैंने इस पे काम नहीं किया है, जरूरी नहीं है काम नहीं किया है, लेकिन कभी जिस प्रोफेशन में होते हैं आपको पता होता है, अगर एक जज है उसके पास केस नहीं आया, लेकिन देन ऑल्सो वो सुन के या वैसे बता देगा कि कौन विक्टिम है, कौन गिल्टी है, कौन क्या है, वो सब बता देंगे। इस केस में आपको क्या लगता है, तलवार वाले केस? आपने फिल्म तलवार का नाम लिया है, और तलवार में बस यही दिखाया गया कि जो बड़े लोग हैं, उसमें बड़े अधिकारी हैं, उनकी अपनी ईगो शांत करने के लिए ही उन्होंने इस केस को इधर से उधर मोड़ दिया था।
तो अगर हम बात फिल्म की करें तो इस कहानी के साथ मतलब घटना के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती हुई थी। बाकी वो दुनिया के सामने बिल्कुल सच था कि आखिरकार उस लड़की के साथ क्या हुआ, किसने किया, किसने नहीं किया है। इसके अभी कोई वो नहीं है। ऐसे केसेस में क्या होता है, क्योंकि जैसे अगर वो उस पे मूवी बनी है, तो ऐसे केसेस में कैसे पता चले? अब उसमें तो दिखा दिया कि सीबीआई जब चाह रही थी तो वो केस को बिल्कुल अलग वे में दिखा दिया। देन उसमें कोई और वो आ गए हैं और कोई और अफसर्स उसमें आ गए हैं, तो उन्होंने बिल्कुल अपने एंगल से घुमा दिया केस। तो इस ऐसे केसेस में कैसे आप लोग, और आप जब इन्वेस्टिगेट करते हो, आपके पास भी कोई ऐसा केस कभी हुआ होगा, तो इसमें कैसे सच्चाई कैसे ढूंढते हो? उसमें तो हम जो अपने साथी रिपोर्टर होते हैं जिन्होंने ये पूरा घटनाक्रम बताया हुआ होता है, मोस्टली तो हम उसी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। फिर अपना जो पुराना एक्सपीरियंस होता है उससे पता चल जाता है कि इसमें कितनी सच्चाई थी, कितनी सच्चाई इसके अंदर नहीं थी। और जब अब हम तो सीधे नहीं कह सकते, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। एक घटनाक्रम था, शायद बुलंदशहर का ही था घटनाक्रम वो, कि एक ही रात में 7-8 लोगों के मर्डर हो जाते हैं। और मर्डर करने वाले थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद जेल भेजा, जेल भेजने के बाद फिर मामला निचली अदालत में चला, फिर वो हाई कोर्ट गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया। उसके बाद फिर पता चलता है कि सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो यहाँ पर पुलिस का जो रोल रहता है ना, वो कहीं ना कहीं लगता है कि वो बस जल्दबाजी में, या फिर मीडिया उन पर इतना ज़्यादा प्रेशराइज उस वक्त करता है, मीडिया ट्रायल जो होता है कि बस अभी एकदम हैंड टू हैंड जो भी कुछ है निकाल के लिया हो सबके सब। तो कहीं ना कहीं मीडिया का जो अपना रोल है ना, वो शायद वो जल्दबाजी के चक्कर में आके पुलिस को शायद वो अपनी जो दिशा होती है वो दिशा विहीन हो जाते हैं, दूसरे रास्ते चले जाते हैं। और यही कारण है कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद तो केस वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते, और इसीलिए 7-8 मर्डर करने के बाद भी वो लोग छूट जाते हैं, घर चले जाते हैं अपने। आपने इतने घटनाएं देखी हैं, आपके हिसाब से जितना अभी आपका एक्सपीरियंस रहा है, इंडिया में कौन से शहर में या कौन से जगह सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं? सब कोई बुरा ना मान जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, बिहार, इनमें ज़्यादा क्राइम होता है। या तो अब उत्तर यूपी, प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हाँ, इनमें मध्य प्रदेश, इनमें ज़्यादा क्राइम होता है। और क्योंकि दिल्ली छोटा है, दिल्ली के मीडिया बहुत नज़दीक है, छोटी से छोटी बातें वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और जब नहीं कोई पहुँचता तो मीडिया वाले खुद पहुँच जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर किसी गाँव के अंदर कोई क्राइम हो रहा है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं मैम, आप एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी जगह पर बैठी हुई हैं, पता चला कि किसी लड़की के साथ कोई खेत पे गई, उसके साथ किसी ने कोई गलत काम कर दिया, और उसके बाद फिर वो चुपचाप आई अपने घर बैठ के, किसी को बताया भी नहीं उसने जो। तो न जाने कितने ऐसे क्राइम हैं जो अभी घर से बाहर निकल के पहुँचते नहीं हैं, फिर थाने में जाते हैं, वहाँ पर सीधे पुलिस वाले सुन नहीं रहे हैं। पीड़ित परिवार होता है, वो बेचारा चक्कर काट काट के परेशान हो जाता है, वहाँ से डांट डपट लगती है तो वापस अपने घर आ जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी संख्या ऐसी होती है जो पीड़ित होते हैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, और जब पहुँच नहीं पाते तो आपको तो ऐसा लगेगा कि दिल्ली में क्राइम ज़्यादा हो रहा है, और जो छोटे गाँव शहर हैं उनके अंदर क्राइम कम हो रहा है, क्योंकि वो बातें जो क्राइम है वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, तो सही चैनल तक, सही जगह तक। क्रिमिनल साइकोलॉजी के पीछे आपने क्या रिसर्च किया, उनको समझने के लिए आपने क्या लगता है आपको कि क्या होती है उनकी साइकोलॉजी, क्या होती है क्रिमिनल साइकोलॉजी, होती क्या है बेसिकली? मैं तो यही कहूँगा कि उस वक्त जब वो क्राइम कर रहा होता है तो शायद उसकी जो दिमाग है ना, बुद्धि, वो काम ही नहीं कर रही होती है। जब काम नहीं कर रही होती है, उसे पता है कि क्षणिक एक सुख मिलने वाला है कुछ ही समय का, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। उसके बाद जब वो पकड़ा जाएगा तो उसकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। अगर वो जरा से भी सोच ले तो फिर क्राइम ही नहीं होगा। बट ऐसा अगर होता, आपने दिल्ली क्राइम देखा होगा, सीजन 1 जब आया था, सबने देखा है, बहुत बेस्ट काम किया है उसमें जो बस ड्राइवर जो था, जब मैंने तो देखा उसमें, तो बस ड्राइवर को अगर हम मानते हैं कि ठीक है, क्षण भर के लिए आप भूल गए, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, आप जानवर से भी बदतर हो गए हैं, लेकिन उसमें ये दिखाया है कि उसके बाद भी उसको कोई गिल्ट था ही नहीं। उसने कहा कि मैं तो स्टार्टिंग से कर रहा था और मुझे कोई गिल्ट है ही नहीं। कितने क्रिमिनल्स हम जब देखते हैं उनके बारे में कि आदतन क्राइम करने वाले होते हैं, उनकी आदत होती है, कोई लड़की निकली जा रही है, देख के वैसे ही कमेंट करना शुरू कर दिया, बस उसको इसी, तो उनको मौत का भी खौफ नहीं होता है। हाँ, अगर उस लड़की ने पहली बार में उसका विरोध कर दिया होता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो शायद लड़की से ज़्यादा हिम्मत वाला नहीं हो सकता कोई, और लड़के से ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो सकता। अगर लड़का किसी लड़की की तरफ को आंख उठा के जी भर के देख ले, एक बार आप वापस देख लीजिए, आप जी भर के, उसकी हिम्मत नहीं जो आपको वापस देख ले वो। और मैं एक बड़ा शॉर्ट वीडियो था, और मैं उसकी बड़ा कदर करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उस लड़की को, हालांकि उसका चेहरा नहीं आया था। लड़की बस में बैठी हुई है, 2 सीट जो होती है, 2 बराबर में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उस आदमी ने क्या काम किया,
पता नहीं कैसे उसका मन माया होगा, उस लड़की को उसने टच करना शुरू कर दिया। जब टच करना शुरू कर दिया तो उस लड़की ने अपना मोबाइल निकाला चुपके से, और मोबाइल निकालने के बाद उसने अपने हिस्से को दिखाना शुरू कर दिया, चेहरा नहीं दिखाया। अब उसका हाथ दिखाई दे रहा है उस वीडियो के अंदर। उस लड़की ने बड़ी खूबसूरती से काम किया, जब उसने देखा कि हाँ ये बिल्कुल रिकॉर्ड हो चुका है, अब कोई कुछ भी नहीं करने वाला, तभी उसने उसका फिर चेहरा दिखाया, और चेहरा दिखाने के बाद वो बार बार उसको हिट कर रही, घूंसे मार रही है चेहरे पर, उसके मुंह पर, उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। अब उसका चेहरा पब्लिक को पता चल गया कि देखो इसने गलत काम किया है। अब वो लड़की भी अपने सेफ रही। तो ऐसे ही अगर थोड़ी सी हिम्मत अगर दिखा दी जाए तो शायद दुनिया की कोई ताकत नहीं है किसी लड़की की तरफ को, कोई पहली शुरुआत लड़की को ही करनी पड़ेगी। अगर कई बार ऐसा होता है किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है तो उसे किसी ऐसे चाहे वो उसकी फ्रेंड हो, चाहे वो उसके स्कूल टीचर हो, चाहे वो उसके माँ हो, चाहे उसके पापा हो, या भाई बहन, कोई भी XYZ हो, उससे शेयर जरूर करे कि आज मेरे साथ पता है ये हुआ है। अगर फिर सामने वाला उससे अपनी राय देगा, वहाँ से राय ठीक नहीं मिलेगी, फिर दूसरे से शेयर करो। तो उसे अपनी राय देनी ही चाहिए, और वो उसने अपने अंदर रख लिया तो फिर सामने वाले की हिम्मत कल फिर बढ़ेगी, और फिर वो उसे रोकेगा, उसके साथ गलत करेगा, और फिर वो डरती रहेगी, और पूरी ज़िंदगी ऐसे ही डरती रहेगी, चाहे वो मायके में हो, ससुराल में हो, जहाँ भी हो। क्या आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया ने क्राइम्स को ज्यादा ही ग्लैमराइज कर दिया है? अब आप कहोगे मेरी भी शिकायत कर रहा है ये आदमी। मैं आपका एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, जिस सीट पर मैं बैठा हूँ इस सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी, और वो गांधी जी के बारे में बड़ी बेहूदगी से बातचीत कर रही थी, अनाप शनाप बोल रही थी। आपको चुप करना चाहिए था। गांधी जी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो शायद उनके बारे में इतना तो गलत नहीं बोलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यूवरशिप है ना, कि लोग हमें ज़्यादा देखें, ज़्यादा जाने, ज़्यादा पहचाने, और वो ज़्यादा जानने पहचानने के चक्कर में पहले पूरे कपड़े में आते हैं, फिर कपड़े उतरने शुरू हो जाते हैं, फिर ये गंद फैलनी शुरू हो जाती है। तो यही है कि बस मैं ज़्यादा चमक जाऊँ, मैं ज़्यादा हीरो बन जाऊँ, और यही कारण है कि हम अपनी कहानी को पढ़ने से पहले बहुत बार सोचते हैं कहीं हमारे हाथ से, कहीं हमारे मुंह से कहीं गलत बात ना चली जाए निकल के। तो इसलिए हम व्यूअरशिप के पीछे कभी नहीं भागते, सच के पीछे भागते हैं, भले ही हमारा काम हो या ना हो। बुरारी का केस याद है आपको, जिसमें 11 लोग हैंग हो गए थे? बिल्कुल याद है, उसकी मैंने फिल्म देखी है, लेकिन मैंने उस पर भी काम नहीं किया। उस पर काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ी घबराहट होती है अपने चैनल को देखे, क्योंकि जब भी मैं कभी इस तरह की कहानी हैंग वाली जो होती हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाली जो होती हैं, तो उसमें यूट्यूब बड़ी जल्दी से पकड़ लेता है उसे, पता नहीं कैसे सूंघ लेता है उसे। आज तक जितनी भी कहानियाँ ऐसी सुनाई हैं वो सबको मुझे हटाना पड़ा है। तो उसको लेकर उस केस के बारे में बताएंगे थोड़ा सा? पता नहीं वो क्या उस पिक्चर में दिखाया गया था, क्योंकि मैंने बताया ना कि जिस चीज़ को मुझे नहीं करना है तो फिर मुझे उसको पढ़ना नहीं है। हालांकि मैंने जैसे तलवार मूवी देखी, उसके मूवी देखी, और मैं मूवी से ही मुझे जो पता चला है। दूसरा जो अभी आप बता रहे हैं कि बुरारी कांड जो बता रहे हैं, तो उसमें यह है कि एक लड़का है, उसे गिल्ट फील होता है कि उसके पिताजी की मौत उसकी वजह से हो जाती है। उसके पिताजी की आत्मा वापस लौट कर आ जाएगी, पिताजी की जब आत्मा वापस लौट कर आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही शायद उस फिल्म के माध्यम से दिखाने की उसमें कोशिश भी की गई है कि उसे जब सब मर चुके हैं ना, तब उस 11वें सदस्य को जब ये एहसास हो जाता है, उसे ये जो दिखाया गया है, अगर उसे एहसास हो गया था वो बच सकता था। उसने सोचा कि यार जब ये 10 जा चुके हैं तो फिर मैं ही क्यों बचूं, तो उसने भी अपने आप को अपनी जान दे दी थी। पीयूष वाला केस जो आपने सुना होगा, जो MBA लड़की जो स्टूडेंट थी उसका रेप हुआ, उसके बाद जादू टोना भी हुआ उस पर, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, इस केस के बारे में। ये जो केस है वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का केस है, और वो लड़की क्योंकि वो वहीं लोकल की रहने वाली है, लड़का थोड़ा सा फासले से दूर से रहता है, और वो दूर से वहाँ से मंदसौर का रहने वाला लड़का है, वो वहाँ पढ़ने के लिए आता है। तो जब ये पहली बार लड़का जब कॉलेज में जाता है तो उससे वो लड़की मिल जाती है, दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, दोनों साथ रहते हैं। साथ ऐसे भी रहते हैं कि वो जब कॉलेज आती है लड़की तो कॉलेज से वो सीधा उसके घर पहुँच जाती है, और ये थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 2 सेमेस्टर तक ये सब चलता रहता है। वो 2nd सेमेस्टर का स्टूडेंट है, पहली मुलाकात कॉलेज में होती है, सब कुछ ठीक चला था। एक दिन उसने उसका जो मोबाइल था, मोबाइल अपने हाथ में ले लेता है, और हाथ में लेने के बाद लड़की शायद वो किसी काम से दूर थी, मतलब अपने मोबाइल से, तो उसने देखा तो इंस्टाग्राम पे वो और दूसरे लड़कों से बातचीत करती थी, और ये बात कहीं ना कहीं उस लड़के को बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। उसने ये बिल्कुल नहीं बताया कि मैंने तुम्हारा मोबाइल चेक कर लिया, मैंने तुम्हारे मैसेज चेक कर लिए हैं। उसके स्क्रीनशॉट वो अपने पास रख लेता है, और अपने पास रखने के बाद उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हारी किसी और लड़के से बातचीत होती है कि नहीं होती है। तो लड़की साफ मना कर देती है, मेरी तो किसी से कोई बातचीत नहीं होती है। जब इस तरह की बात थी तो लड़के को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और उसने अपने मन में ये फिट कर लिया कि ये लड़की धोखा देगी, ये गद्दारी करेगी। उसने फिर दोबारा से उससे पूछा कि क्या वाकई तुम मतलब किसी से बातचीत करती हो कि नहीं करती हो। तो लड़की ने साफ मना कर दिया कि मैं तो किसी से बातचीत नहीं करती।
उसने उस लड़की को अपने यहाँ वैलेंटाइन से एक दिन पहले, शायद एक दिन पहले या एक दिन के बाद, उस वक्त उसको बुलाया लड़की को। डेट याद है, 9 तारीख की बात है, 9 फरवरी 2026 को लड़की को अपने पास बुलाता है। पास बुलाने के बाद उस लड़की से वो बातचीत करता है। दिन यहाँ से सेक्स बढ़ाने वाली जो कुछ गोलियां भी खरीदता है और उसे अपने कमरे पे लेके जाता है। कमरे पे ले जाने के बाद, जबकि वो पहले से ही एक दूसरे के साथ फिजिकल हैं, ऐसा मतलब जो रिपोर्ट बताती है, ऐसी जो मीडिया रिपोर्ट बताती है, तो वहाँ ले जाने के बाद उस लड़की से फिर वही सवाल दोबारा से करता है, क्योंकि उससे वो सुनना चाहता है कि क्या तुम्हारी किसी से और से बातचीत होती है, नहीं होती है। लेकिन लड़की साफ मना कर देती है। जब मना कर देती है तो उसे वो कुछ जो भी खाना वाना खिलाती है, उसके बाद फिर उसका मौका पाता है और मौका पाने के बाद उसका गला घोंट कर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद फिर उस लड़की के साथ वो रेप करता है, जो उसने अभी गोलियां खाई हैं जो पावर बढ़ाने वाली, उसका वो इस्तेमाल करता है। उसकी हत्या करने के बाद आराम से मौका पाता है, लगभग 8:30 बजे के आसपास उस लड़की का मोबाइल है वो अपने साथ ले लेता है और अपने उस जो लड़की है उस लड़की के परिवार वालों को मैसेज कर देता है कि अब मैं वापस कभी लौट कर नहीं आऊँगी। ये सब कह के यहाँ से वो निकल जाता है। अब यहाँ उसने बाहर से लॉक लगाया हुआ है, सीधा मुंबई पहुँच जाता है। मुंबई जाने के बाद उसे पता तो है ही कि इसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, क्राइम कर दिया है, पकड़ा जाएगा, बचेगा किसी कीमत पर नहीं, लेकिन दिमाग में उसके कुछ ना कुछ खुरापाती चल रही थी। तो मुंबई में नाला सोपारा के पास कोई वन क्षेत्र लगता है, वहाँ पर जाने के बाद उसने कुछ अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। यूट्यूब से वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद उसने कुछ ऐसी वीडियो देखी कि कोई किसी मरे हुए इंसान को कैसे वापस लाया जा सकता है, उसकी आत्माओं को कैसे बुलाया जा सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शायद फिल्मों में हो सकता है या यूट्यूब पर बनाई हुई कोई स्क्रिप्टेड कहानियों में हो सकता है, रियल लाइफ में कभी नहीं हो सकता। उसने कोशिश की और वो कोशिश उसकी, उसका वो अनुष्ठान, वो उसका मंत्रोच्चारण, वो सब कुछ बेकार व्यर्थ जाते हैं। और उसके बाद वो वहाँ से इधर जो लड़की है वो घर गायब है, घर वाले उससे अलग ढूंढ रहे हैं। लेकिन उसने इससे भी ज़्यादा खुरापाती वाली बात ये की थी कि जिस रात वो लड़की को मार के गया है, उसी रात उसने कॉलेज का जो मैनेजमेंट वाला एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, उसमें मैनेजमेंट के लोग भी जुड़े हुए हैं। उसने उस लड़की के साथ जो पहले से फिजिकल हुआ है, तो धीरे धीरे करके उसने 11 वीडियो उसने उसमें अपलोड कर दी। 11 वीडियो अपलोड कर देता है। और जब ये मैनेजमेंट वाले जो ग्रुप में ही पता चलता है, व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खराब लगता है। कुछ स्टूडेंटों ने बताया वो जानबूझ के करता है, जानबूझ के करता है वो। उसने बताया कि सर किसी और स्टूडेंट ने कहा होगा कि सर देखो वो उस लड़की के ही मोबाइल से आ रहे हैं, कि देखो लड़की पागल हो गई है, इसकी हटाओ। क्योंकि अब हमें ग्रुप एडमिन को पावर होती है कि वो वीडियो अगर कोई डाल रहा है तो हम उसे अगर पसंद नहीं आते हम हटा सकते हैं। तो ग्रुप से वो वीडियो हटा दी गई थी और हटाने के बाद तुरंत ही उस लड़की के नंबर पर जब फ़ोन किया जाता है तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। वो स्विच ऑन करता है सिर्फ ये गलत काम करने के लिए, वीडियो वायरल करने के लिए इस तरह से कर रहा है। उसके बाद जब मैनेजमेंट वालों ने देखा लड़की की बातचीत नहीं हो पा रही है, तब उस लड़की के पापा को वो फ़ोन करते हैं। लड़की के पापा से फ़ोन करके बात करते हैं कि अब अगले दिन यानी कि कल सुबह हमारे पास आई, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और किस तरह की ये बात चल रही है। अब लड़की के पापा जो वो समझ नहीं पाए कि आखिरकार ये मैनेजमेंट वाले, ये कॉलेज वाले क्यों बुला रहे हैं। तो यहाँ उसका फ़ोन करता है। कुछ देर बाद उसके पापा के पास फिर से दोबारा से फ़ोन आता है रिश्तेदारों का कि यार तुम्हारी लड़की क्या कर रही है भैया, वो अलग अलग फ़ोटो, वो हम मतलब फ़ोटो वीडियो हम लोगों के पास भेज रही है। तो उसने फिर वो रिश्तेदारों को चुनना शुरू कर दिया जो उसके पास मोबाइल में सेव थे। रिश्तेदारों के बाद उसने उस लड़की के जो गंदे वीडियो थे उन्हें अपने स्टेटस पर लगाना शुरू कर दिया। अब स्टेटस पे तो जो मोबाइल जिसके हाथ में है वही हटा सकता है। तो जितने देर भी 24 घंटे के आसपास वो स्टेटस रहते हैं तो वो वीडियो बहुत सारे लोग देख चुके थे। इधर घर वाले परेशान थे। फिर अपनी बेटी की गुमशुदगी की FIR कराते हैं। उसके बाद फिर शक जाहिर करते हैं इसी लड़के पे जिसका नाम पीयूष होता है, मंदसौर का रहने वाला होता है। इसके जो पिता हैं वो किराना स्टोर की दुकान वगैरह चलाते हैं। तो अब पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसने तो अपना नंबर स्विच ऑफ कर लिया है, लेकिन जब वो सफ़र कर रहा है तो हर 100 किलोमीटर पर जब लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र हो जाता है तो उसके बाद लड़की का फ़ोन ऑन करता है। और ऑन करने के बाद इस तरह काम कर रहा था। करीब 3-4 दिन लग जाते हैं। संभवतः ये पकड़ा जाता है 13 या 14 फरवरी के आसपास। और जो पकड़ा जाता है उसके बाद उसको पुलिस लेके आती है। गिरफ्तार करके लाने के बाद जब उससे बातचीत करती है उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने ये बताया था कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना उसको धोखा दे रही थी और उसे इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ। वो झूठ बोल रही थी, उसको धोखा देती। यहाँ पर सबसे बड़ी मतलब अजीब बात यह है कि जब उससे पत्रकार सवाल पूछते हैं तो कह रहे हैं छोड़ो यार, क्या बात कर रहे हो यार, तुम कैसी बात कर रहे हो। तो जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है ना वो बहुत ही डरावनी सी है कि वो एक तो पढ़ा लिखा है, फिर उसके अपने घर वालों से उसने बताया कि वो UPSC क्लियर करना चाहता है, वो IAS या IPS बनेगा। और वो एक IAS IPS तो खैर वो क्या बना, वो क्रिमिनल बन गया, कातिल बन गया,
कत्ल के बाद उसने उस लड़की का साथ रेप किया, वो सारे काम वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ लोगों को। अब अभी बात कर रहे थे हम लोग, एक टेम्पो वाला जो एक ऑटो चलाता है, कम पढ़ा लिखा है, वो भी यही हरकत कर रहा है, और एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट है जिसके सपने हैं कि वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, और वो भी इस तरह की हरकत कर रहा है। तो ये जो टाइमिंग है ना दिमाग की क्राइम करने वाली जो होती है, वो होती है अजीब। उस वक्त उसकी बुद्धि क्राइम करने वाले की शायद काम नहीं कर रही होती है, और इसलिए, और ये तब होता है जब इंसान बिल्कुल ही अकेला होता है। जैसे अभी आपसे मेरी बातचीत चल रही थी, आपने कहा था कि मैं अपने दिमाग को, अपने आप को शांत करने के लिए मेडिटेशन करती हूँ, बहुत देर तक ऐसे ही बैठी रहती हूँ। लेकिन जो खुरापाती होते हैं वो मेडिटेशन नहीं करते, वो मोबाइल निकालने के बाद वो गंदी संदी पिक्चरें देखना, वीडियो देखना, तो वहीं से उनके अंदर उत्तेजना पैदा होती है, और फिर बाहर निकलने के बाद वो क्राइम ही तो करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कम से कम ऐसे लोगों पर कि आखिरकार इतनी सारी हमारे पास एजेंसियां हैं हमारे देश के पास, कौन है वो लोग जो ये इस तरह की वीडियो बना रहे हैं। और जब वीडियो बना रहे हैं तो इन पर रोकथाम होनी चाहिए। जब रोकथाम होगी तो जाहिर से बात है क्राइम भी थोड़ा कम हो जाएगा। रोकथाम तो ठीक है, पर होने के बाद भी क्या एक्शन लेती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट मतलब पुलिस क्या एक्शन लेती है? क्या उनको सजा मिलती है? होता है कुछ उनका? क्योंकि आपने इतनी घटनाएं आपने इन्वेस्टिगेट की हैं, हर घटना में क्या एंड क्या होता है? मोस्टली अगर आपके 100% आपके जो भी है चैनल पे जितनी भी घटनाएं हैं, कितनी परसेंटेज आप मानोगे कि सबको इंसाफ मिला है? सबसे बड़ी बात यह है, मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ, मैं अपनी ईमानदारी से काम करूँ। आप अपनी सीट पे बैठे हैं, आप अपना ईमानदारी से काम करें। एक रिपोर्टर ईमानदारी से काम करे, प्रधानमंत्री अपना ईमानदारी से काम करे, पुलिस वाला अपना ईमानदारी से काम करे, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करें, सब अपना अपना काम ईमानदारी से करें, तो सबको न्याय भी मिलेगा और सबके साथ इंसाफ भी होगा। होता क्या है, जब पुलिस वाला है उसको अच्छी पोस्ट चाहिए तो वो नेताजी के तलवे चाटना शुरू कर देगा, और नेताजी उसको फिर अपने हिसाब से काम कराएंगे, अपने लोगों को बचाएंगे, दूसरे लोगों को फंसाएंगे। इस तरह से ये काम चीज़ होते चले जाते हैं। इसलिए सभी लोग, रिपोर्टर भी वहीं जाएगा जहाँ पर उसको उसका बॉस कहेगा कि इसकी रिपोर्टिंग तो आपको ठीक ठाक करनी है, और जब बॉस ने मना कर दिया कि नहीं नहीं उधर नहीं जाना है, तो वो उधर की तरफ को पीठ करके जाएगा, उधर मतलब चेहरा नहीं करेगा, ना माइक करेगा। तो यहाँ तो सिर्फ ऐसा है ना, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से भागे हुए हैं, बचे हुए हैं, और इसलिए ये सब ना बेकार होता चला जा रहा है। आजकल एक दिल्ली में एक केस आया था कि 6 साल की बच्ची थी और उसके साथ 3 नाबालिग लड़कों ने गैंग रेप किया। आजकल नाबालिग बच्चे भी कर रहे हैं। ऐसा केस आपने, ये तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा, बहुत फेमस हुआ था। इसी से मिलता जुलता केस के बारे में आपको बताता हूँ। ये केस था शायद बुलंदशहर का, और एक ये सर्दियों के दिन थे, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है। 3 लड़के सिकंदराबाद से एक गाड़ी में बैठते हैं, और गाड़ी में बैठने के बाद उनकी क्या प्लानिंग थी, शायद आपको बड़ा अजीब लगेगा कि उनकी प्लानिंग ये थी, कोई भी लड़की मिलती है, कोई भी XYZ, उसको पकड़ना है, आज उसके साथ ये सब काम करना है। अब वो लड़के निकल जाते हैं, सिकंदराबाद से बुलंदशहर की तरफ जाते हैं। बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, एक गांव लगता है चांदपुर, वहाँ एक लड़की जो ट्यूशन पढ़ के आई है, कोहरे की वजह से अपने घर में वो एंट्री ही करने वाली है कि उन तीनों लड़के ने उस लड़की को उठा लिया। अब उसके साथ उन्होंने गलत काम किया, उन्हें पता था कि पकड़े जाएंगे, उसकी भी उन्होंने हत्या की, हत्या करने के बाद उसको फेंक दिया। अब पुलिस पर ये जब कोई ऐसा काम होता है तो भी घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, आसपास के लोग, फिर समाज के लोग फिर देखते हैं कि इससे कौन सी पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा। पार्टी वाले तुरंत एकदम से आ जाएंगे, अच्छा हमारी पार्टी का मसला है तो भी शांत हो जाएंगे, दूसरी पार्टी का मामला है तो ठीक है से ज़्यादा से ज़्यादा उछालो, फिर मीडिया का इस्तेमाल करो, ये सब चीज़ें होते हैं। और फिर ये मामला जब हाईलाइट होना शुरू हो जाता है, पुलिस पे प्रेशर पड़ने लगता है, तो उस वक्त उस ज़िले के बहुत ही ईमानदार ऑफिसर, आज भी मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, मुनिराज जी, जो शायद अब तो कमिश्नर की रैंक पे पहुँच गए होंगे, उन्होंने अपनी टीम से कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी के प्रेशर में नहीं आना है, बस ईमानदारी के साथ ये केस खुलना चाहिए। अब टीम लग जाती है। उस वक्त शहर के धनंजय मिश्रा थे, वो इंस्पेक्टर, अब तो DSP से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने एक टीम पूरी बनाते हैं, बनाने के बाद फिर उन्होंने देखना शुरू किया, तो ये जो गाड़ी है ये बार बार एक हाईवे से गुजर रही है, और गाड़ी में ही उसके साथ रेप हो रहा है। तो यहाँ पर टोल पड़ता है रास्ते में, उस टोल में वो गाड़ी आ जाती है, थोड़ा संदिग्ध लगती है, उसके नंबर के आधार पर उस लड़कों तक पहुँचा जाता है, लड़कों तक पहुँचा जाता है तो केस खुल जाता है। और केस जब खुलता है तो सबसे बदसूरत बात इस केस की यही थी, सबसे बुरी बात यही थी कि वो लड़के घर से निकलते हैं ये कहते हुए कि आज कोई भी मिलेगी ना उसके साथ रेप करना है। तो ये मानसिकता है, ये मेंटलिटी है। इसमें गलती किसकी है? माँ बाप की है जिन्होंने अपब्रिंगिंग ऐसी दी है, या पीयर ग्रुप की है जिनके साथ वो रहते हैं?
देखो, मैंने फिर पहले भी ये कहा कि गलती जो है ना, वो हमारी सबकी अपनी अपनी एक जिम्मेदारी है। टीचर अगर ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे तो बच्चे पर ध्यान दिया जाएगा। बच्चा घर से बाहर जा रहा है तो माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी होती है, मेरा बेटा किससे मिलता है, किससे नहीं मिलता, उसके दोस्त कौन है, और घर पे कौन आता है, किस वक्त आता है, क्यों आता है, उसके वो मोबाइल रैंडमली चेक करना शुरू कर दें, उसके दोस्तों के पास जाके उससे बातचीत करना शुरू कर दें, भाई मेरा बेटा कैसा है कैसा नहीं। जब ये हर हर शख्स, चाहे वो बहन हो, भाई हो, माता पिता हो, स्कूल टीचर हो, वकील हो, जितने भी लोग हैं, सब अपना अपना काम ईमानदार से करना शुरू कर दें तो वाकई क्राइम नहीं होगा। और आजकल होता क्या है कि कुछ भी कोई अगर गाड़ी लेके जा रहा है और उसने आपसे ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला दी तो उसको यही पीटना। कि गुरुग्राम में ऐसा हुआ है, उसको पीटना शुरू कर दिया, तो क्या उसके माँ बाप तक ये बात पहुँची नहीं होगी? क्या और जो माँ बाप होंगे उनके बच्चे ऐसा दोस्तों के साथ घूम नहीं रहे होंगे? तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं अपने बच्चों से, या फिर क्यों नहीं पूछते भाई तुम घर से निकल रहे हो, क्यों किसी के साथ मारपीट करने लगते हो? ये सब करने से तुम्हें क्या रैंडमली तो थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिल जाएगी, लेकिन अब पुलिस है वो देखती है अच्छा यार इसे छोड़ना है, ऐसा पकड़ना है, तो छोड़ने वालों की अलग जमात है, पकड़ने वालों की अलग जमात है। तो बस यही है कि भैया सब के सब लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात ये है। बच्चों में तो भगवान दिखते हैं ना सबको, बच्चों के साथ कैसे रेप कर सकते हैं, और खासकर लड़कियों के साथ? मतलब चलो मैं सिर्फ एक ही साइड रहूंगी। जैसे एक बिहार में एक केस आया था, 5 साल की बच्ची थी, उसके ही चाचा ने उसके साथ रेप कर दिया। तो ऐसे माइंडसेट को अब क्या कहेंगे कि क्या फैमिली से भी बचाया पता जाए? है वो बच्ची है, ज़्यादा विरोध नहीं कर पाएगी, किसी से बता नहीं पाएगी, इसलिए उसे पता है उसके घर का वो सदस्य है। अगर आप इसे रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो घर में सबसे ज़्यादा ये सब काम होते हैं। कोई बाहर वाला तो बाद में करेगा, जो हमारे इर्द गिर्द आसपास रहते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, चचा ताऊ पापा, ये सब होते हैं। कई बार तो इन्हीं के हाथों लड़कियों के साथ गलत हो जाता है। तो उसे पता था, चाचा था उसका, उसे पता है कि किस बात पर ये डांटी जा सकती है, किस बात पर ये बात आगे तक नहीं पहुँचेगी, इसलिए उसने उसे लालच दिया होगा, उसके साथ उसने गलत कर दिया होगा। ऐसी अमरोहा का एक केस था, और अमरोहा के इस केस में पता नहीं उसके बाप को क्या सूझती है कि अपनी ही सगी बेटी के साथ वो रेप कर देता है। और वो बात तब पता चलती है जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद फिर जब उसके सगे भाई को ये बात पता चलती है तो भाई को इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने बाप को पकड़ के वो घसीटता हुआ थाने लेके जाता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराता है भाई, और बाप को ये वो जेल भेजता है। तो देखो दोनों का रोल अलग अलग हो जाता है। कहीं भाई गलत कर रहा है तो बाप उसको लेके जा रहा है। तो ये तो लड़की, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, मैं फिर भी वही बात कहूँगा, बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाता है। मेरी वाइफ एक स्कूल में टीचर है जी। एक दिन उसने मुझे बताया कि आज हमारे स्कूल में ना वो टीम आई थी जो गुड टच और बैड टच के बारे में बताती है। तो वो टीम जब आती है तो आने के बाद टीम क्या काम करती है, जल्दी जल्दी करो, बस एकदम से कुर्सी मेज लगाओ और बस फॉर्मेलिटीज, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ हो रही है, कोई भी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहा है। कसम से मेरा तो मन ही करता है कि जब मैं बातें सुनता हूँ ना तो सबसे पहले तो उनको ही जेल में डाल देना चाहिए। अब 5 मिनट में कोई जादूगरी तो है नहीं कि एक सॉफ्टवेयर है उसको अपलोड कर दिया उसके बाद फिर बच्चों के अंदर वो काम करना शुरू कर देगा। अरे भाई तुम किसी काम के लिए आए हो, किसी बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, आप उसे ठीक से क्यों नहीं बताते हो कि क्या चीज़ होती है गुड टच, क्या क्या बैड टच होता है, क्योंकि आपको रास्ते में जाते हुए परेशान तो नहीं करता है। गवर्नमेंट की कितनी सारी योजनाएं, फिर गवर्नमेंट वाले भी तो कुछ ऐसे ही करते हैं। अगर 1090 पर आपने कॉल किया, आपने मदद मांगी कि हाँ सब 1090 पे कॉल करने के बाद कि हाँ पुलिस आपके पास आएगी, लेकिन पुलिस आती है तो सबसे, अगर किसी आरोपी का नाम बता दिया तो सबसे पहले जाकर उससे बताएंगे भाई फलाने आदमी ने तुम्हारी शिकायत करी थी। हम तो यार ये कौन सी बात होगी, तुम दूसरे आदमी के हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा कर रहे हो। तो डर की वजह से लोग ये अपनी शिकायत भी नहीं कर पाते, इसलिए सहन करते रहते हैं और ऐसे वक्त आगे बढ़ता चला जाता है। तो सच तो यही है कि मैं आपको बताऊं, मेरे साथ ऐसा हुआ, एक लड़की लगभग रात के 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और वो लड़की जंगल की तरफ भाग रही है। उस वक्त मैं प्रिंट मीडिया में जॉब कर रहा था, तो मैं देखा कि लड़की जब जंगल की तरफ भाग रही है तो उसके पीछे 1-2 लोग और हैं जब जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद इसके साथ कहीं गलत ना हो जाए कुछ। तभी मैंने उस वक्त 100 नंबर काम करता था, अब 112 नंबर हो गया। मैंने 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। मेरा घर वहाँ से पड़ता है 2-2.5 किलोमीटर के आसपास। मैंने तो एक इन्फॉर्मेशन दे दी और इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। तो उस पुलिस वाले का मेरे पास फ़ोन आता है और उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया, धमकी देना शुरू कर दिया कि तुम्हारे नौकर लगे हुए हैं, रात में हम यहाँ पर आएंगे। मैं कहा सर नौकर तो नहीं है, लेकिन लड़की के साथ अगर कुछ गलत हो गया तो कल कोई मीडिया वाले छापेंगे और मैं भी मीडिया से ही बिलोंग करता हूँ। जब मैंने मीडिया के बारे में बताया कि मैं खुद मीडिया से हूँ, तब उसकी भाषा चेंज हो गई। वो पहले तू तड़ा करके बात कर रहा था कि अरे सर आप, अब फिर वो सर के बात करने लगा। तो इतनी ज़्यादा मतलब गलतियाँ हैं बहुत छोटे छोटे लेवल पर कि किसी के साथ गलत हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसे डांट रहे हैं।
फिर लड़की भी पकड़ी जाती है, थाने जाती है, उसको रात रखा जाता है, उसके बाद फिर उसको घर वालों के सुपुर्द कर दिया जाता है। तो लोग डरते हैं बताते हुए, शिकायत करते हुए, लड़की डरती है, मैं बताऊंगी तो पता चला कि मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। लड़की घबराती है कि ऐसा ना हो कि चाचा ने कहा कि बेटा ले चॉकलेट लो और उसको टच करना शुरू कर दिया, तो जब उसे चॉकलेट मिली तब तो वो खुश है, और जब उसे चॉकलेट का मामला खत्म हो गया तब उसे लगा कि यार ये तो कुछ गलत हो रहा था अभी मेरे साथ। अब चाचा ने बोल दिया कि ये बात तूने अगर किसी को बताने की कोशिश की तो बेटा मैं तुझे तो जान से मारूंगा, तेरी मम्मी को भी मार दूंगा, तेरे पापा को भी मार दूंगा। उसे पता है कि वो किसको ज़्यादा प्यार करती है घर के अंदर, छोटा भाई है तो उसको भी धमकी, तेरे भैया को जान से मार दूंगा या तेरे बड़े भाई को मार दूंगा। तो बेचारी वो क्या कहेगी, वो सहन करती रहेगी, और फिर जब उसके साथ ज़्यादा हो जाएगा तब एकदम से पता चलेगा। फिर हमारा समाज, फिर हमारी चीज़ें, फिर हमारे पुलिस, फिर शासन, मीडिया, सब के सब एकदम से निकल के मैदान में जाएंगे। हाँ जी हाँ बताइए अब क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या महसूस करे भैया, यार क्या महसूस करेंगे भैया। आप जो इतनी घटनाएं बताते हैं दुनिया को, आप क्या चाहते हो इसमें कौन समझे? सोसाइटी समझे, क्रिमिनल्स या विक्टिम्स? किसके लिए, आप किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हैं? मैं तो खासकर उन बेटियों के लिए कर रहा हूँ, बेटियों के लिए, इन बच्चों के लिए। उन बच्चों तक ये मैसेज जाना चाहिए, बच्चों को पहचान पड़ जाए, बड़ों को पहचान पड़ जाए कि जिसके साथ गलत हो रहा है कि हाँ यार कुछ गलत होने वाला है, तो वो पहले से वो समझ जाए। जैसे मैं ना अपनी स्टोरी देख के पहचान लेता हूँ कि ये झूठी है, ये सच्ची है, तो उसके बाद फिर जो झूठी हो लगती है तो मैं उसकी तरफ जाता ही नहीं हूँ। 4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या महीने के बाद पता चलता है हाँ यार वो तो हमने बताया था ना झूठी थी। तो ऐसे ही इतना तो जानकारी हो जानी चाहिए कि ये सामने वाला गलत है और ये सामने वाला सही है। बहुत सारे जब मैसेज आते हैं, बहुत सारी बहन के, बेटियों के, मम्मियों के, और वो लिखते हैं ना अंदर की, पता है ना, हमने भी थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया है इन सब चीज़ों पर, और हमारे यहाँ पर इस लेवल की दिक्कतें हो रही थी, तो फिर लगता है कि हाँ यार हमारा मैसेज पहुँच गया है सही जगह। लेकिन ये सभी लोगों को अपनी तरफ से काम करना चाहिए। और जो भूख है ना, देखो आपके पास एक घर है बहुत ही खूबसूरत, पता चला इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है, लेकिन आपके पास एक और घर जाए वो 20 करोड़ का हो जाए, एक और हो जाए मुंबई में, ठीक है, फिर एक दिल्ली में हो जाए, एक ये ना कभी भी ये पूर्ति नहीं हो सकती। फिर तो आप ये चाहोगे कि भाई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, अहमदाबाद, सब जगह ये जो एक तो इच्छाएं होनी चाहिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं होनी चाहिए इच्छाएं। जब हमारी इच्छाएं थोड़ी लिमिटेड होंगी, पहले हमारे घर में, परिवारों में पापा कमाते थे और पूरी फैमिली आराम से मज़े में खाती थी। अब पूरी फैमिली कमाती है तब भी हमारे पास कम लगता है, अरे यार अभी ये कम रह गया, ये कम रह गया। तो ये जो इच्छाएं ना असीमित, तो असीमित इच्छाएं हमें कुछ गलत करने की तरफ लेके जाती हैं। और जैसे आज हमारा तो आपका पॉडकास्ट हो रहा है, इस पर कल बढ़िया से व्यू आ जाए तो कोई दूसरा कहेगा अरे यार उस्मान को बुलाओ, उनके साथ पॉडकास्ट करना है। और यही पॉडकास्ट अगर कम व्यू इसमें आते हैं तो कहेंगे भैया क्या यार फालतू बकवास हुई थी, चलो छोड़ो इसे नहीं बुलाते। तो यही है, इच्छाएं अगर सीमित होंगे, एक को भी अगर आपने ठीक कर दिया, एक को भी, तो आपकी जो मेहनत है ना वो सफल हो जाएगी। आप क्या टिप्स देना चाहोगे पेरेंट्स को जिनके घर में छोटी बच्चियां हैं? जैसे अगर मेरी है 4 साल की बेटी है, तो क्या टिप्स देना चाहेंगे पेरेंट्स को? आपने क्या सीखा इतनी घटनाओं को देख? आपको बताना चाहिए अपनी बेटी को, आपको उसे बहुत ही बारीकी से बताना चाहिए कि बेटा घर में कोई भी आ सकता है, ठीक है, वो किसी भी रूप में आ सकता है जो दरिंदा होगा। तो इसलिए कुछ आपको बताना है कि बेटा ये टच जो होता है ना, यहाँ टच करेंगे तो ऐसा होगा, वहाँ टच करेंगे तो ऐसा होगा, कोई तुम्हें ऐसे प्यार करता है तो इसका प्यार करने का मतलब ये होगा, दूसरे प्यार करने का मतलब ये होगा। फिर जो बेटी है अभी छोटी है, कल को वो बड़ी भी होगी, वो किसके पास जाती है, अपने उनके दोस्तों को भी अपने घर पे बुलाओ और उनके साथ आप भी मतलब दोस्त बन के रहो, उनसे बातचीत करो कि भाई क्या आज बच्चों बताओ क्या चीज़ खाओगे। जब बात करोगे तो हो सकता है कोई दोस्त उसका ऐसा होगा जो बताएगा कि आपकी बेटी ये सही कर रही है, ये गलत कर रही है। जब आप उनके अच्छे दोस्त बन जाओगे, फिर उस बच्ची को ये ज़रूर बताना है कि अगर कोई बात तुम मुझे नहीं बता सकती हो या मैं नहीं हूँ मौके पर, तो और तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो किसी ऐसे शख्स का नाम जिस पर भरोसा करती है, उसको वहाँ से लगता है कि यहाँ से नहीं होगा, फिर दूसरी जगह बात बतानी है। वो उसे अपने अंदर गलत जो हुआ है ना उसे रखना नहीं है, उसे बताना है। और जिस दिन उसने बता दिया, आधे से ज़्यादा समस्या तो उसकी वहीं ख़त्म हो जाएगी
और उसके बाद फिर उसके पास अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा नहीं हो सकता उसका। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। स्कूल्स में भी जैसे क्या सावधानी ले सकते हैं? जैसे अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं, बेटी को जब बस में भेजते हैं बहुत डर लगता है, क्योंकि आजकल इतने केसेस आते हैं कि ड्राइवर्स ने ये कर दिया है, को ड्राइवर ने ये कर दिया है, स्कूल में इतने सारे हो रहे होते हैं, वहां पर क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? वहाँ पर तो मुझे लगता है कि स्कूल वाले सिर्फ पैसे कमा रहे हैं और उनका ध्यान सिर्फ पैसे पर है, कोई रूल्स रेगुलेशन का कोई फॉलो नहीं कर रहा है। किसी भी ड्राइवर को वो रख लेते हैं, किसी भी गाड़ी को वो अपने हायर कर लेते हैं। बच्चा, पता चला कि एक ड्राइवर है, उस बच्चे को उसके घर तक पहुंचा के आ रहा है हाथ पकड़ के, इसी बीच में बच्चे को दूसरे को मौका मिला, वो जाके स्टीयरिंग पे बैठ गया, उसने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, वो घुमा रहा है, और उसके बाद फिर वो ड्राइवर कह रहा है भैया पीछे हट जाओ, तो वो उसकी बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर माँ बाप को भी थोड़ा यहाँ देखना चाहिए कि भैया बच्चा जिस वाहन से जा रहा है वो ठीक भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वाहन वाले को भी से बातचीत करते रहना चाहिए, बच्चों के बारे में पूछते रहना चाहिए। पता आपको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप जब थोड़ा भी अपनी नींद ली आपने, समझो कि क्राइम की दस्तक आपके सामने हो गई और क्राइम कब हो जाएगा उसका पता ही नहीं चलेगा। ये केस है साल वाला मैं भूल गया हूँ, शायद 2008 के आसपास या 9 के आसपास की बात है। देहरादून का ये केस है। देहरादून में एक लड़की जिसका नाम अनुपमा गुलाटी होता है, उसके 2 अपने बच्चे होते हैं जुड़वा। उसका हस्बैंड होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अनुपमा गुलाटी खुद भी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दिल्ली में रह के उन्होंने पढ़ाई की थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जीने का फैसला कर लेते हैं। और जब उनका कोर्स पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो फैसला करते हैं चलो विदेश चलते हैं। तो वो अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका जाते हैं। हालांकि शुरुआत में शायद घर वालों का एतराज़ था इस शादी को लेकर, लेकिन जब दोनों ही पढ़े लिखे थे, ठीक ठाक हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। वो लड़की चली जाती है अमेरिका। ये दोनों फिर सोचते हैं कि यार बहुत हो गया, अब बच्चे भी हो गए हैं, तो एक काम करते हैं वापस अपने इंडिया चलते हैं। तो उनकी नौकरी लग जाती है ये कलकत्ता के अंदर। तो लड़की शायद उस वक्त अपने परिवार के साथ रह रही थी। जब यहाँ परिवार के साथ रह रही है और उसके जो बच्चे हैं थोड़े थोड़े अभी बड़े हो रहे हैं, तो वहाँ वो उसका हस्बैंड है वो अकेला है। उसके बस वो अकेला है, तन्हा है। तो उस तन्हापन को, इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसकी दोस्ती हो जाती है एक और लड़की से। और ये बात जब उसकी पत्नी अनुपमा गुलाटी को पता चलती है तो राजेश गुलाटी की वो नौकरी छुड़वा देती है। कहती है कि अब यहाँ नहीं रहना है, यहाँ से दूर चलते हैं। तो वो चलते हैं, सीधा वो देहरादून की तरफ चले जाते हैं। जब देहरादून रहते हैं तो देहरादून रहने के बाद यहाँ बच्चे भी अभी छोटे थे, यहाँ रहना शुरू कर देते हैं किसी पॉश कॉलोनी के अंदर। तो इसी बीच में जो हस्बैंड वाइफ है ना, तो वाइफ को अपने हस्बैंड से जो विश्वास था वो टूट चुका है। उसे लगता है कि ये अभी भी ऑफिस जाता होगा तो ज़रूर किसी न किसी को देखता होगा, उसके साथ कुछ ना कुछ ये टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता होगा, और मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। तो इनमें कहासुनी हो जाती है। एक शाम ऐसी आती है कि कहासुनी कुछ ज़्यादा हो जाती है। जब ज़्यादा हो जाती है तो वो पति को गुस्सा आता है, पत्नी को वो धक्का दे देता है। पत्नी को धक्का दिया, उसका दीवार में सर लगा और उसके बाद वो मर गई। अब वो मर तो जाती है, लेकिन वो अब यहाँ थोड़ा परेशान हो जाता है, यार मैं क्या करूँ, कैसे ना करूँ। घंटों सोचता है। बच्चे तो सो रहे हैं उसके कमरे में दूसरे में, यहाँ उसकी जो वाइफ है अनुपमा गुलाटी वो मरी हुई है। उसके बाद उसे खींच के बाथरूम में ले जाता है। तभी दिमाग में एक प्लान करता है कि क्यों ना अब इस बॉडी को ठिकाने लगाया जाए। यहाँ से अगर उसे इतनी बड़ी बॉडी को लेके जाएगा तो भी पकड़ा जाएगा, फंस जाएगा, और कुछ और करेगा तब भी फंस जाएगा। तो इसलिए वो फंसना नहीं चाहता था। तो उसने क्या काम किया, यहाँ से सीधा वो बाज़ार जाता है, बाज़ार से ग्राइंडर मशीन लेके आता है। अपनी ग्राइंडर मशीन जो कि पत्थर काटते हैं या किसी लोहे का आइटम को किसी काटते हैं, तो इस तरह की मशीन होती है, ग्राइंडर मशीन उसको बोलते हैं। उसने अपनी वाइफ के लगभग 72 टुकड़े कर दिए थे।
और 72 टुकड़े करने के बाद उसने कहा कि अब मैं जाया करूँगा जब अपनी जॉब पर, तो एक टुकड़ा लूँगा और उसके बाद उसे फेंक दूंगा, क्योंकि देहरादून के पास जंगल बहुत सारा है। तो उसने उस टुकड़ों को सेव करने के लिए, क्योंकि अगर वो टुकड़े बाहर पड़े रहेंगे, 72 पॉलीथीन बाहर रहेंगी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें बदबू आएगी, स्मेल आएगी, पकड़ा जाएगा। तो वो डी फ्रीज होता है ना, जिसमें आइसक्रीम वगैरह रखते हैं, जो दुकानों पर अक्सर होता है, तो वो उसने ला के अपने यहाँ रख लिया। और जिस दिन उसने मर्डर किया था उसी दिन अपने ससुराल में बता दिया कि देखो आज अनुपमा फिर चली गई है, और मैं बाद में मुझसे मेरी शिकायत करना है, मैं उसे हर जगह तलाश कर लिया है, वो आज भी उसने मुझे झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद गायब हो गई है। मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो स्विच ऑफ आ रहा है, मैं करूँ क्या? तो अपने ससुराल वालों को कहते हैं कि देखो यार, तुम्हारा आपस का मसला है, हस्बैंड वाइफ का, देख लो। ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ने लगता है और उस बात को 36 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं। वो हर दिन अपने ऑफिस जा रहा है, एक पॉलीथीन लेके जाता है और जाने के बाद उसे जंगल में यूँ ही फेंक देता है। बाकी जो डीप फ्रीजर है उसके अंदर वो रखा हुआ है। अब उसका जो लड़की का भाई है ना, वो आ जाता है थाने घर आता है, कहता जीजा जी दीदी का कुछ पता चला? बोले नहीं उसको तो नहीं पता चला। चलो एक काम करते हैं, मिल के ढूंढते हैं, और पुलिस स्टेशन चलते हैं। जब बात पुलिस स्टेशन की आती है तो वो कहता है ठीक है मैं थोड़ा तैयार हो जाऊँ। वो तैयार होने के लिए, नहाने के लिए जैसे बाथरूम में जाता है, तो अचानक ही उसकी बहन का, अनुपमा गुलाटी का भाई के पास एक मैसेज पहुंच जाता है कि भैया तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और मैं अब वापस लौट कर नहीं आऊँगी कभी। तो उसका भाई का दिमाग यहीं से ख़राब हो जाता है कि यार ऐसा कैसा हो सकता है, 36 दिन में तो उसने मैसेज करा नहीं, अब अचानक ही मैं यहाँ घर पे आया तो उसने मैसेज कर दिया। तो वो अब अपने जीजा से कहता है कि जीजा जी अब तो हर हाल में आपको थाने चलना ही पड़ेगा। अपने जीजा को लेकर थाने पहुँच जाता है, और थाने जाने के बाद वो पुलिस वालों के कान में कहता है कि घर पे चलना चाहिए आपको, घर पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि उसने डीप फ्रीजर के बारे में एक बार नहीं कई बार सवाल किए थे, उसका भी लगा हुआ था ताला। तो बोले एक तो यहाँ रखा हुआ है, फिर इसका ताला लगा हुआ है, ताला क्यों लगा हुआ है, कई तरह के सवाल थे उसके दिमाग में। जब उसने पूछने की कोशिश की तो उसके जीजा ने तब तो जवाब दिया नहीं, लेकिन जब पुलिस पूछेगी तो जाहिर सी बात है, पुलिस ने पूछा उससे भी ये डीप फ्रीजर तुम्हारे पास क्यों आया, कहाँ से आया, क्या बात है? उसने कहा साहब किसी दोस्त का रखा है। कौन दोस्त है, उससे बात कराओ, कोई दोस्त हो तो बात भी कराते। फिर उससे पूछा कि क्यों? बोले जी मैं अपने पर्सनल काम के लिए। तो ठीक है इसे दिखाओ क्या है इसके अंदर। तो जब पहली बार तो चाबी नहीं है तो ठीक है ताला तोड़ लेते हैं। कुल मिला के वो डीप फ्रीजर जो खुलता है तो उसके अंदर पॉलीथीन निकल के आते हैं, तो सब बर्फ़ तो पत्थर की जैसे ही होता है, तो वो पॉलीथीन भी पत्थर की जैसी बन चुकी थी, और उसमें लगभग 36 पॉलीथीन मौके पे थी और 36 वो फेंक चुका था। तो ये 72 पॉलीथीन थी उसके पास। उसने पता चलता है उसमें किसी में हाथ है, किसी में शरीर का कुछ हिस्सा है, और वो पकड़ा जाता है। लेकिन उसने शायद साल 2019 में या 20 में उसने कोशिश की थी जेल से निकलने की। जो जुड़वा बच्चे हैं बेचारे, वो माँ के बिना और बाप के बिना कैसे उनकी ज़िंदगी। अब तो मेरे ख्याल से बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए होंगे, क्योंकि इस बात को लगभग 15-16 साल के आसपास हो गए। तो ये घटना थी वो, जो बाकी अपने आप में बड़ी भयानक थी। एक तो अभी आपने देखा होगा बहुत वायरल हो रखा है एप्स्टीन फाइल्स, बहुत ज्यादा, जिसमें हर एक बड़ी शख्सियत का नाम आ रहा है। क्या कहना चाहोगे आप उस पर? क्योंकि जिससे उम्मीद नहीं होती उन्हीं का नाम आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिसके पास ये फाइलें हैं और वो बार बार धीरे धीरे करके खोल रहे हैं, तो उस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे देश में ऐसी होती ना, चाहे वो CBI होती, तो वो भी अपने जाके अपने चुपचाप जाके किसी बिल में घुस जाते। इसमें किसी पुलिस वालों के पास होती, किसी प्रदेश की पुलिस के पास होती, तो वो कुछ नहीं कर पाते। और ये एक भी फाइल निकल के बाहर नहीं आती। सबसे पहले तो उस एजेंसी को, जिस एजेंसी ने इन फाइलों को धीरे धीरे करके खोले हैं, समाज में उन जो खूबसूरत चेहरों के पीछे जो एक स्याह काला है ना, जो एक डरावना चेहरा है, वो सामने आ रहा है, आना चाहिए। अब हमारे यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति का, एक मंत्री का नाम आता है, उसका नाम खुलेआम लिया जाता है, फाइल के अंदर भी 8-10 बार नाम आता है, लेकिन कोई गवर्नमेंट उस पर काम कर रही होती है। बिल्कुल यही होता हमारे यहाँ। अगर एप्स्टीन फाइल होती तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से छुपा दिया जाता, दबा दिया जाता, इसमें कुछ भी नहीं होता। तो इनमें इनके लोगों के नाम तो सामने आने चाहिए जो भी हैं। और अब हमारे देश की जनता को भी थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। वो सही और गलत में फैसला करे कि हाँ यार क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। बस वैसी एक भेड़ चाल वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, किसी ने कुछ बोल दिया उसी को मान लिया। आपने वो रील देखी है जिसमें दलाई लामा भी उनका भी नाम आया है? वो रील वायरल हो रखी है जिसमें वो बच्चे को गलत इंटेंशन से हाथ लगा रहे हैं। नहीं, मैंने वो रील नहीं देखी, लेकिन अगर उनका नाम भी आ रहा है तो उनको भी उठा के जेल में डाल देना चाहिए अगर वो हैं तो। लेकिन जो भी है ना, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सब लोग अपने अपना काम ईमानदारी से करना शुरू कर दें, तो इसमें जो भी दोषी होंगे सब पकड़े जाएंगे। अब देखो क्या माइंडसेट होता है, क्योंकि उसमें देखा कि वो बच्चियों के साथ मतलब करते थे। क्या माइंडसेट होता है, और खासकर जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जिनको इतना मान रहे हैं, वो लोग बच्चियों के साथ मतलब
तो ट्रस्ट कैसे करें? जो सरकार चला रहे हैं, जो सब कुछ चला रहे हैं, जो दलाई लामा ऑब्वियसली कितने लोग उनको कैसे पूजते हैं, तो इन लोगों के साथ फिर क्या विश्वास किस पर करें? पता है, जब आदमी एक लेवल पर पहुंच जाता है और वो जब फिर अपने से छोटे लेवल के लोगों को देखता है तो उन्हें वो इंसान नहीं समझता है। तो इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने ऑब्वियसली इतनी इन्वेस्टिगेशन की है, क्या संदेश देना चाहोगे? मैंने बहुत बार रिपीट किया है इस पॉडकास्ट में, मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि मैं एक बुक पढ़ रहा था एक आईपीएस ऑफिसर की, विश्वास नागरे पाटिल उनका नाम है, जीत जाएंगे हम। बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने लिखी है अपने उस किताब के अंदर। वो कहते हैं कि अगर एक मज़दूर को मजदूरी करने के लिए अगर बुलाया जाता है तो वो ये ना देखे कि मालिक की उस पर नज़र है कि नहीं है। वो अपना काम, जिस काम के लिए वो आया है, उस काम को पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से करे तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही एक शिक्षक की अपनी जिम्मेदारी होती है, एक वकील की अपनी जिम्मेदारी होती है, एक पॉलिटिशियन की अपनी जिम्मेदारी होती है, एक पत्रकार की अपनी जिम्मेदारी होती है। जितने भी हम अलग अलग वर्ग के लोग हैं, अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, तो सबकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से काम करें। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कोट द्वार के अंदर एक मामला बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। एक लड़का इसके 26 जनवरी के दिन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और वहाँ कुछ लोग आते हैं, हंगामा करना शुरू कर देते हैं कि ये बाबा जो लिखा हुआ है इसे हटाओ, ये हमारे धर्म का मामला है। इस तरह की बात थी। उन्होंने तुरंत इस पर जब हंगामा हुआ तो एक दीपक कुमार नाम का लड़का जाता है और जाने के बाद वो रोकने की कोशिश कर रहा है, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। दीपक के नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ था। ये अपना आप में एकदम से हिट कर रहा है, कह रहे ऐसा कैसा हो सकता है? फिर लोगों ने जानने की कोशिश की। जब जानने की कोशिश की तो पूरी कहानी उन्होंने जानी पहचानी क्या है। सही मायने में आज दीपक को अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाना पड़ रहा है और एक संदेश देना पड़ रहा है। अगर लोग, मैं मुस्लिमों के ऊपर बात कर रहा हूँ, अगर मुसलमानों ने पहले से ही अपने आगे मोहम्मद लगाया होता तो आज किसी दीपक को अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाने की ज़रूरत नहीं थी। जब हम लोग देखते थे, मैं शहर में हूँ उसमें देखता था मैंने कि दुकान खुली हुई है तो गंदगी, कहीं मीट की छिचड़े फेंकना शुरू कर दिया। जब गाय को एक धर्म से जुड़ा हुआ है, वो एक आस्था का विषय है, जब सरकार मना कर रही है, लोग मना कर रहे हैं, तो क्यों काट रहे हो? नहीं काटना चाहिए। तो जब आप गलत काम करोगे तो आपने ये सब चीज़ों को अपनी अपनी जिम्मेदारी है, तो जब भाग रहे हैं ना, तो जो अपना काम आपको करना चाहिए था, जब नहीं किया तो आज ये लोग बेकार हो रहे हैं। बेकार काम मतलब लड़ाई झगड़े सब इसके पीछे यही वजह हैं। अगर हम लोगों ने अपने अपने काम ढंग से किया होते तो शायद आज दीपक को मोहम्मद लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही है संदेश कि बस ईमानदार रहो, ईमानदारी से काम करो, सब कुछ ठीक चलता रहेगा। और ये फालतू ना बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागो। ज़्यादा भागोगे, ज़्यादा कमाने के चक्कर में रहोगे, ज़्यादा गलत काम करना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बुलाया, और कुछ ऐसी बात अगर आपको दिल को चुभी हो तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू। नमस्कार। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई राय है वो भी आप ज़रूर सजेस्ट करिएगा। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो ज़रूर इस बार करना है आपको। जय माता दी।